हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपेडिया। दिस इज़ अंकुर पवार और आज के सेशन में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम सितंबर मंथ। सो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, आपके एग्ज़ाम्स जो है वो चल रहे हैं। तो सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, हम आज लेके आए हैं। आज के सेशन में हम उनको डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एसएससी और एसएससी के अलावा कोई भी अगर आप दूसरा एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन इन दैट केस दिस करंट अफेयर्स इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दोज ऑल एग्ज़ाम्स। ओके, सो ये करंट अफेयर्स जो है आपके सभी तरह के एग्ज़ामों में आपके लिए काम आने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करेंगे हम करंट अफेयर सितंबर मंथ के। सो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से लिंक जो लिंक है उसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सभी एस्पिरेंट्स का है, उन एस्पिरेंट्स का है जो एसएससी के एग्ज़ाम्स की जो सीजीएल वगैरह है उनकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक करना होगा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है। उसके अलावा अगर बात करें, हमारा एसएससी सीजीएल का कोर्स है जो कि 4999 के अंदर आपको अवेल हो जाएगा। बात रही कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, तो फर्स्ट थिंग जो आपको मिलेगी दैट इज़ द वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। जिस तरह से हम अभी आपको इस लेक्चर में करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं, उसी तरह से और भी बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे और टॉपिक वाइज अलग अलग होंगे। करें तो आपको पीडीएफ्स जो होगी लेक्चर्स की वो अवेलेबल करवाई जाएगी। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ की अगर मैं बात करूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स के लिए, वो भी आपको इसी कोर्स के अंदर 4999 के अंदर ही मिल जाएगी। और उसके साथ करंट अफेयर्स के जो स्पेशल लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे। क्योंकि देखिए, मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम है, उनका जो भी सिलेबस है बता रखा है वो एक अलग चीज़ है, करंट अफेयर एक अलग चीज़ है। करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पोजीशन रखती है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड हर साल जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जाते हैं तो जो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो ट्रेडिशनल आपके टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या फिर कोई भी दूसरा हो गया, साइंस से रिलेटेड हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, कुछ भी हो गया, इन सब में जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ऑल दो आपका जीएस वाला या जीके वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा है, तो वो कवर नहीं हो पाता है। बट अदर उसकी बात करें तो वो टॉपिक कवर किए जा सकते हैं आपको, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन इन चीज़ों को अगर मैं साइड में रख के सिर्फ करंट अफेयर की बात करूँ, तो करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि हर साल, हर दिन, हर एक घंटे हमें क्या है, नई चीज़ देखने को मिलती है। तो वहाँ से जो एग्जामिनर हैं क्वेश्चन डालने की ज़्यादा कोशिश करता है। जहाँ पर उन्हें मौका मिलता है वहाँ पर वो करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन डाल देते हैं या फिर डायरेक्टली करंट अफेयर पूछ देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी रहने वाला है आजकल, वो आपका करंट अफेयर ही रहने वाला है। करंट अफेयर अगर आपके अच्छे हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपके मार्क्स थोड़े से ज़्यादा बनेंगे किसी भी और दूसरे कैंडिडेट से जिसने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट आपका करंट अफेयर है नासा यूरोपा क्लिपर मिशन। ये एक मिशन के बारे में है जो कि लॉन्च किया है किसने, नासा ने किया है। अब नासा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नासा एक्चुअली में क्या है? नासा एक स्पेस एजेंसी है। ठीक है, ये स्पेस एजेंसी किसकी है? यूएस की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म है नासा के। तो ये एक स्पेस एजेंसी है। जिस तरह से भारत के अंदर इसरो है, सेम उसी तरह से नासा के अंदर आपको, सॉरी, यूएसए के अंदर आपको जो ये नासा है वो देखने को मिलेगी। अब अगर इस एजेंसी की बात करें तो ये न्यूज़ में क्यों रही है? करंट अफेयर ये नहीं है कि इस एजेंसी का नाम या फुल फॉर्म कुछ भी, इंपॉर्टेंट ये है कि इसने एक मिशन लॉन्च किया है जो नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, एंड द नेम इज़ यूरोपा क्लिपर। ठीक है, ये नाम है। अब ये जो मिशन है इसका काम क्या है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मैं हर बार आपको कहता हूँ, जब भी हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू पढ़ते हैं या फिर मान लीजिए हम करंट अफेयर की ही बात कर रहे हैं, तो हर एक लाइन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छिपे होते हैं। यहाँ पर भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। डिपेंड करता है कौन सा एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल सेट होता है और उस लेवल के हिसाब से
किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर जो फर्स्ट लाइन है, टॉपिक का नाम है नासा यूरोपा क्लिपर मिशन। सो ये 4 शब्द ही तो है, 4 वर्ड ही हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिपेंड करता है आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, सिंपली अगर कोई भी आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा या कुछ भी होगा, तो वहाँ पे सिंपली नासा के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये क्वेश्चन बनते हैं। बट CGL या फिर किसी बड़े दूसरे एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर क्या होगा, आपसे ये जो मिशन है ना, इसकी डिटेल्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि आपको यहाँ नहीं मिलेगा, अंदर मिलेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है हम कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं। करंट अफेयर यही रहेगा, डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कौन सा है, लेवल वहाँ पे डिफरेंट होता जाएगा। जैसे जैसे हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि किस तरह से लेवल चेंज हो रहा है एग्जाम के अकॉर्डिंगली। तो नासा यूरोपा क्लिपर मिशन, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे यूरोपा। सिंपली आपको याद रखना पड़ेगा कि यूरोपा जो है एक मिशन लॉन्च किया है नासा ने। अब यूरोपा है क्या, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ गया। यूरोपा क्या है, यूरोपा एक मून है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। इट इज़ अ मून, मून है, लेकिन किसका मून है, हमारे जो अर्थ है उसका मून तो नहीं है, क्योंकि हमारे अर्थ का जो मून है उसका नाम जो है वो यूरोपा नहीं है। तो यूरोपा किसका नाम है, ये जुपिटर का मून है। ठीक है, और जुपिटर क्या है, जुपिटर हमारा है एक प्लेनेट है, ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम में है। ठीक है, सो ये यूरोपा एक मिशन है जो कि नासा ने भेजा है। अब कहाँ भेज, मतलब अभी भेजा नहीं है, लेकिन हाँ अप्रूव हो गया है, भेजने वाले हैं। सो ये भेजा जाएगा यूरोपा पे। यूरोपा एक मून है जो कि जुपिटर का है। ठीक है, और जो इसकी डेट है, टेक ऑफ की डेट है, वो अक्टूबर 10, 2024 है। अब इस मिशन के बारे में खास बात क्या है, देखिए सबसे पहली खास बात ये है, ऐसे मतलब कई सारे मिशन जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग एजेंसीज लॉन्च करते रहते हैं। ठीक है, तो हम हमारे जो ऑल दो ये सारे मिशन जो होते हैं कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए ही होते हैं, तो मैक्सिमम मिशन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बट यस, यूएस ने लॉन्च किया है, पहली चीज़ तो ये। और ये आपका एक ऐसे मून पे जा रहा है या फिर एक ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे पहले कभी कोई और इजीली नहीं पहुँच पाया है। तो ये आप देखेंगे कि जुपिटर है, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँ, तो आप मान के चलिए ये सन है हमारा, सन के अराउंड प्लेनेट है अलग अलग। ठीक है, तो उन्हीं में से मान के चलिए यहाँ पे आप जुपिटर है। ठीक है, तो यहाँ तक जाएगा। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो मिशन की डेट है ना, उसको अगर मान लीजिए 10 तारीख इन्होंने रखी है, तो 10 तारीख को ये कंप्लीटली जो पूरा मिशन है ना, ये आपका टेक ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखिए ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि ये जो मिशन जा रहा है, ठीक है, मतलब जो टेक ऑफ करेगा, एक्चुअली में क्या होता है ना, अगर कोई भी आपकी जो मान लीजिए कोई सैटेलाइट है या कोई भी मिशन टेक ऑफ कर रहा है, तो जनरली क्या होता है, आपका जो सैटेलाइट है वो मान लीजिए यहाँ से लॉन्च होती है, तो उस केस में क्या होगा, जो अर्थ की ग्रेविटी है ना, वो उसको जो सैटेलाइट है उसके अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ से भेजें तो इसका क्या होगा, फ्यूल लगेगा। ठीक है, और फ्यूल के थ्रू जलेगा, वो बर्न होगा, उसके थ्रू एनर्जी मिलेगी, बाहर जाएगा। इस मिशन में खास बात क्या है कि यहाँ से ये टेक ऑफ तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन जुपिटर बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जुपिटर जो ये मिशन है इसको काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो होगा क्या कि उतना ज़्यादा फ्यूल ना यूज़ हो, ठीक है, या फिर उतने ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट ना हो। तो ये जो मिशन है ना, इसको ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ एंड मार्स उनके साथ उनकी हेल्प लेकर जुपिटर तक पहुंचाया जाएगा। अब ये होता कैसे हैं, देखिए सिंपली क्या होगा कि मान लीजिए आपका जो ये मिशन है, मान लीजिए यहाँ पर आपका सन है, ठीक है, और सन के बाद यहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स हैं आपके, जिसमें अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया। ठीक है, हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलेंगे। मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपका अर्थ प्लैनेट है, ठीक है, यहाँ पे आपके दूसरे अदर प्लैनेट्स हैं, और यहाँ पे आपका जुपिटर आ गया। तो होगा क्या, यहाँ से अर्थ से ये लॉन्च होगा, और जब आपका जो मार्स और अर्थ बिल्कुल नज़दीक होंगे, तो मतलब जो इसकी लॉन्चिंग की डेट है वो इस तरह से रखी गई है कि जब मार्स और अर्थ एकदम एक दूसरे के पास होंगे, तो मान लीजिए यहाँ से ये लॉन्च हुआ और यहाँ पे आपका मार्स होगा, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से जैसे ही ये थोड़ा सा बाहर गया, वहाँ पर आपका क्या होगा, मार्स की ग्रेविटेशन फोर्स इसको पुल करेगी अपनी तरफ, और जैसे ही पुल करेगी तो ये इजीली मार्स प्लैनेट है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ज़मीन की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पूल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो मार्स है वहाँ से ये और इसके अगला जो प्लैनेट होगा, वहाँ जब दोनों आसपास होंगे तो ये मार्स की ग्रेविटेशनल पूल से हट के, मतलब थोड़ा सा पावर का यूज़ करके थोड़ा सा दूर जाएगा, और वहाँ से जो अगला प्लैनेट होगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स में अंदर आ जाएगा। तो ईजिली इस तरह से जो ये आपका यूरोपा क्लिपर मिशन है इसको बाहर भेजा जा रहा है।
अब आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि मून के बारे में बात हो रही है तो आपसे 2-4 क्वेश्चन मून से और भी रिलेटेड पूछ सकते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट है तो वहाँ पर उनके कई सारे जैसे मून्स है। जैसे कि मैं मार्स की बात करूँ, फोबोस एंड डीमोस, ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। तो ये जो है ये मून है उस प्लैनेट के, मार्स के मून्स है, तो इनके ऊपर भी जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। गैनेमेडे हो गया, यूरोपा हो गया, फोबोस डिमोस हो गया, हमारा अर्थ का जो मून हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। सैटेलाइट किसकी, उस प्लैनेट की, जैसे अर्थ की सैटेलाइट मून हो गया तो उसी तरह से जुपिटर की सैटेलाइट यूरोपा हो गया, और फोबोस डिमोस ये मार्स की सैटेलाइट हो गया, ठीक है। हम इन्हें ज्योग्राफी की लैंग्वेज में सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में। अफ्रीका अर्बन फोरम, ये करंट अफेयर है आपका 2024। ये आपका हेल्ड हुआ है कहाँ पे, अदीस अबाबा। ये कहाँ पर है, देखिए इथोपिया की कैपिटल है ये, ठीक है, अदीस अबाबा। यहाँ पर ये अफ्रीका अर्बन फोरम हुआ है सितंबर 4 से 6 के बीच में। अब ये करंट अफेयर में किस तरह से आता है, या फिर हमारे एग्जाम से किस तरह से रिलेटेड है, क्या इसमें पढ़ने वाला है, क्या समझने वाला है। देखिए सबसे पहले तो अगर आप हेडिंग पे ध्यान देंगे, अफ्रीका अर्बन फोरम है, ठीक है, तो मतलब ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा, ये अर्बन से, मतलब शहरीकरण से रिलेटेड होगा, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड होगा। ये हमें सिंपली यहाँ पे समझ में आ रहा है, 2024 का है। कहाँ पे हेल्ड हुआ है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदीस अबाबा एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ द इथोपिया। अब इथोपिया की बात करें तो इथोपिया कहाँ पे है, देखिए मान के चलिए कुछ इस तरह से आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लगभग यहाँ पर आपका जो इथोपिया है वो पड़ता है। इथोपिया एक कंट्री है, वहाँ पे ये अदीस अबाबा उसकी कैपिटल है, वहाँ पे ये हुआ है। अब देखिए ये 2-4 चीज़ें हमें क्लियर होगी, तो ये 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। अब एक और चीज़ समझने वाली क्या है कि इसका काम क्या है, फंक्शनिंग क्या है और क्यों ये हुआ है, ठीक है। तो हुआ क्यों है, देखिए अफ्रीका की अगर मैं बात करूं, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में आपको क्या नजर आएगा कि जो पावर है ना वो शिफ्ट होती रहती है यहाँ से वहाँ। तो अगर पहले बात करें, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मैं बात करूँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करूँ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो पावर, कंसंट्रेशन ऑफ द पावर था वो मेजरली कहाँ था, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में था, यूरोप में था। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो कहाँ चला जाता है, वो आपका चला जाता है यूएसए में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अभी जो पावर शिफ्टिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो यूएसए से, मतलब वेस्टर्न पूरा छोड़ के इस तरफ आ रहा है। इस तरफ कहाँ, एशिया के अंदर आ रहा है। और एशिया में भी कहाँ आ रहा है, तो एशिया में 2 कंट्रीज है जो सुपर पावर बनने वाली हैं आने वाले कुछ डिकेड्स के अंदर, और वो कौन सी है, चाइना एंड इंडिया। और जब ये पावर शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाएगी चाइना और इंडिया में, क्योंकि ये जो कंट्रीज है ना, ये सिंपल लॉजिक है, क्योंकि ये जो कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। दैट मीन्स जितने भी रिसोर्सेज इन कंट्रीज के पास है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे अदर रिसोर्सेज हो, वो सारे रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हुए हैं। मतलब कि हम उन्हें यूटिलाइज करेंगे और उनसे जो है जो भी हमें चीज़ मिलेगी उससे हम और ज़्यादा ग्रो करेंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी, ह्यूमंस ग्रो करेंगे, सब कुछ ग्रो होगा। तो मतलब हमारे पास ये अभी ऑप्शन है। बट अफ्रीका की खास बात क्या है ना, कि जो डेवलपमेंट एशिया में चल रही है उस लेवल की डेवलपमेंट से भी काफ़ी पीछे अफ्रीका है। ना तो अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ना ही बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। बट द थिंग इज़ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर अदर जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ है वो चाहती क्या है कि अफ्रीका के अंदर वो जाएं, वहाँ से जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, उनको निकालें, एक्सट्रैक्ट करें और फिर अपने अपने पर्सनल एजेंडा के लिए यूज़ करें। बट ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इनकी अपनी खुद की एक यूनियन है, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। तो उन्होंने क्या किया है कि अफ्रीका के अंदर जैसे मैं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट होएगी, वहाँ पे शहरीकरण होगा, अर्बनाइजेशन होगी, इंडस्ट्री सेटअप होगी। अभी वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये जब सब चीज़ें होंगी, तो आप अगर इंडिया का ही एग्जांपल लेके चलें, जो इंडिया में अर्बनाइजेशन आया अभी जो चल रहा है, या फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आया था उस टाइम पे भी अगर हम बात करें तो क्या हालात थे वहाँ के जो सड़कें थी वो छोटी छोटी थी, रहने सहने के लिए मजदूरों के लिए प्रॉपर आपका घर नहीं थे, खाना नहीं था। सेम ऐसा ही इंडिया के अंदर भी है। इंडिया के अगर आप कुछ ऐसी एरियाज़ में चले जाओगे जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल हब है, तो वहाँ पर आप देखेंगे वर्कर्स जो हैं उन इंडस्ट्री में काम करने वाले, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। कई बार उनसे 10-10, 12-12 घंटे भी काम करवाया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल कहाँ से लिए हमने, इंडिया से लिए, मतलब एशिया से मान के चलें, चाइना भी कंसीडर कर सकते हैं आप, यूरोप से मान के चलिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर बात करें वहाँ से भी। तो अफ्रीका के जो कंट्रीज़ है, अफ्रीकन लीडर्स हैं, उन्हें पता है कि अर्बनाइजेशन जब होती है
या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होती है तो किस तरह के हालात पैदा होते हैं। तो इनका इस फोरम के थ्रू, अफ्रीका अर्बन फोरम 2024, इसके थ्रू यही मेन मकसद है कि जो रैपिड अर्बनाइजेशन वो चल रही है हैपनिंग अक्रॉस द अफ्रीका, उसके ऊपर ये है। और ये चाहते क्या हैं कि जो ग्रोथ है सिटीज है उनके अंदर जो इरिवर्सिबल ट्रेंड है, इरिवर्सिबल मतलब क्यों, इरिवर्सिबल क्यों बोला, क्योंकि ये जो वो डेवलपमेंट है उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली कंट्री भी यही चाहती हैं कि डेवलपमेंट हो, उसके लोग भी यही चाहते हैं डेवलपमेंट हो। तो अब वो वापस तो नहीं हो सकता, जो हो गया है वो वापस नहीं हो सकता, और जो डेवलपमेंट चल रही है उसको रोका भी नहीं जा सकता। बट हम कर क्या सकते हैं कि हम उन्हें मैनेज करें केयरफुली, तो हम उसे केयरफुली मैनेज करें, ये हो सकता है। उसी के लिए आपकी जो अर्बन फोरम था ये इनकी जो मीटिंग वो हुई थी, ठीक है। 2000 चीज़ें, अफ्रीका अर्बन फोरम 2024, मेन मकसद क्या है, मैनेज करना केयरफुली अर्बनाइजेशन जो हो रही है, रैपिड अर्बनाइजेशन, उसको। कहाँ पर हुई थी, अदीस अबाबा में हुई थी। अदीस अबाबा कहाँ के कैपिटल है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इथोपिया। एंड इथोपिया कहाँ पे लाई करता है, इट इज़ इन दी नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ आपका इथोपिया कंट्री देखने को मिलेगा आपको मैप पे, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। ये है आपका इंडियन नेवी एक्वायर्स 500 सोनोबोयोज। ये आपका क्या है, एक ऐसा रेडार सिस्टम या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो सबमरीन्स हैं पानी के अंदर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। द इंडियन नेवी हैज़ टेकन अ मेजर स्टेप्स टू स्ट्रेंथनिंग इट्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज बाय परचेजिंग ऑफ 500 सोनोबोयोज फॉर कितना, 436 करोड़ रुपए के देकर ये आपका जो बाय किया है। बाय कहाँ से किया है, यूएसए से किया है। अब देखिए इसके अंदर 2-4 चीज़ें हैं समझने वाली, कि एक सिस्टम है जो कि एंटी सबमरीन काम करता है, ठीक है। और ये आपका लगाया किस पे जाएगा, सिकोर्स्की MH-60R हेलीकॉप्टर, जिनको रोमियो हेलीकॉप्टर्स भी कहा जाता है, इनको रोमियो हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। ये हेलीकॉप्टर जो क्या है आपका जो नेवी है उनके पास होता है, और ये काम करते हैं हेलीकॉप्टर्स उस ओशन को या फिर उस जो एरिया है जहाँ पर ये डिप्लॉयड है वहाँ पर ओशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पर कोई भी सबमरीन आती है या फिर कोई शिप आता है तो उसके ऊपर नज़र रखना, ठीक है। उसके ऊपर अगर कोई हमारे को डर है उससे तो उसके ऊपर अटैक करना, इन सब में ये हेलीकॉप्टर्स, रोमियो हेलीकॉप्टर काम आते हैं। आई कैन शो यू द पिक्चर। ये है आपका वो हेलीकॉप्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे रोमियो हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। और ये वो आपका सिस्टम है जो कि इंडिया ने बाय किया है यूएसए से। अब बात करें कि ये क्या काम करेगा, देखिए ये 3 तरह की टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है, या फिर 3 तरह के अलग अलग जो ये सोनोबोयोज है इनको बाय किया गया है। तो इनके अंदर क्या है, ये आपसे नाम पूछा जा सकता है। एक जो है जिसका नाम है ANSSQ-53G, ये कैटेगरी है। इसके अंदर डिफार जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया गया है, जिसके अंदर क्या है, डायरेक्शनल फ्रिक्वेंसी एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग। उसके बाद दूसरे की बात करें तो उसमें है आपका डिकास, इसके अंदर है डायरेक्शनल कोहेरेंट एक्टिव एंड सोनार सिस्टम। थर्ड की बात करें तो ये थर्ड जो सिस्टम है ये इन दोनों को सपोर्ट करने का काम करता है। दिस इज दी मेजर्स दैट टेम्परेचर और स्पीड ऑफ द साउंड जो है उनको हेल्प करता है इंप्रूव करने में, एक्यूरेसी में। अब एक्चुअली में थोड़ा सा अगर डिटेल में बात करूँ तो ये है क्या, देखिए ये एक ऐसा सिस्टम है जो उस पर हेलीकॉप्टर पे लगाया जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ये एक ऐसी वेव्स भेजेगा, ठीक है। ये वाला जो सिस्टम है डिफार सिस्टम में एक ऐसी वेव्स भेजेगा जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि ज़मीन के नीचे कोई जो ओशन के नीचे कोई शिप है कि नहीं है, ठीक है। खास बात इसकी ये है कि जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसके अंदर जो आपका सिस्टम है डिकास सिस्टम, इसके अंदर क्या होगा, शिप जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, इससे वेव्स जाएंगी समुद्र के अंदर जाएंगी और वहाँ पे जो भी सबमरीन होगी उसको आइडेंटिफाई करेगी। बट द थिंग इज जब आप ये वेव भेजोगे तो जो सबमरीन्स होती है ना उनमें भी क्या खास बात होती है कि अगर ओशन के अंदर किसी भी तरह की कोई वेव की मूवमेंट है, कोई भी आपकी सोनार जो वेव्स हैं वो जा रही हैं, ठीक है, तो वो एंटी सबमरीन के अंदर भी ऐसे ट्रैकर्स लगे होते हैं जो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि हाँ ऊपर कोई है।
लेकिन ये जो सिस्टम है इसकी खास बात यह है कि यहाँ से जो वेव्स भेजी जाएंगी वो सबमरीन भी ट्रैक नहीं कर सकती है, ठीक है, सबमरीन भी ट्रैक नहीं कर सकती हैं। डिफार सिस्टम से ये पता लग सकता है कि वो कितनी दूर हैं, और ये जो नीचे वाला सिस्टम है ये सिस्टम इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि इन सिस्टम के थ्रू जो डाटा कलेक्ट होगा उसकी एक्यूरेसी जो है ये आपका बताएगा, ठीक है। तो ये आपका जो सिस्टम है या फिर ये जो आपके 500 सोनोबर्स है ये इंडिया ने बाय किए हैं यूएसए से, और ये इंडिया की नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब देखिए पर्पस की भी बात करनी बहुत ज़रूरी है कि क्यों इंडिया बाय करता है। तो देखिए इंडिया का जो डिफेंस है, ऑल दो वो डिफेंस अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया को जो दिक्कत है वो कहाँ पर है, आपका नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न में, नॉर्थ वेस्टर्न में, चाइना और पाकिस्तान की वजह से। एयर की अगर मैं बात करूँ तो एयर पे मेजरली ऐसे कोई बड़ा समस्या नहीं है, क्योंकि बॉर्डर एरिया से अगर कुछ भी अंदर आता है एयर के थ्रू तो उसके लिए हमारे जो एयरफोर्स है वो रेडी है, तो वहाँ से ऐसी कोई बड़ी समस्या देखने को नहीं मिलती है। और वैसे भी अगर कुछ छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं वहाँ वो एयर के थ्रू नहीं होती है, वो या तो लैंड के थ्रू होगी या सी के थ्रू होगी, ठीक है। तो एयर में कोई दिक्कत नहीं है। बात रही नेवी की या फिर इंडियन ओशन की मैं बात करूं तो वहां पे क्या है, जो चाइना है उसका दबदबा जो है या फिर इन्फ्लुएंस जो है चाइना अपना ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। अब इंडियन ओशन जब मैं कहता हूं ना तो उसका मतलब ये नहीं है सिंपली कि हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं। इंडियन ओशन के आसपास बहुत सारी कंट्रीज पड़ती हैं, साउथ एशियन कंट्रीज जो है वो भी इंडियन ओशन के अंदर बहुत सारी आती हैं। तो उस एरिया में भी अब वो छोटी छोटी कंट्रीज है, दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर सेल्फ, तो इसीलिए उनको ज़रूरत क्या है, किसी एक ऐसी कंट्री की ज़रूरत है जो कि वहाँ पर उनका हेल्प कर सके एटलीस्ट। तो इंडिया एक ऐसा ही प्लेयर है इस जियोपॉलिटिक्स की गेम में जो कि साउथ एशियन कंट्रीज़ को भी सपोर्ट करता है चाइना के खिलाफ, चाइना के डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए। दैट्स वाई इंडिया नीड्स टू बाय दीज थिंग्स, ओके, अपने डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो करंट अफेयर है, पैसिफिक आइलैंड फोरम 2024। द पैसिफिक आइलैंड फोरम ये जो था, ये ऑर्गेनाइजेशन इनका जो मीटिंग हुई है वो अभी रिसेंटली हुई है। कहाँ पर हुई है, टोंगा आइलैंड है ये, ठीक है। अगस्त 26 से 30 के बीच में ये जो आपकी मीटिंग है वो चली है, ठीक है। ये पैसिफिक आइलैंड फोरम 2024 की मीटिंग, टोंगा ये आइलैंड है पैसिफिक ओशन में ही है, वहाँ पर ये मीटिंग हुई है। अब अगर पर्पस की मैं बात करूं तो इनका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि पैसिफिक जो रीजन है वहां पर इकट्ठे काम करना, टुगेदर काम करना, किसके लिए, पीस के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए। पैसिफिक ओशन में पीस, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी के लिए काम करना, ये रहा आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट जो बनता है ना ये पैसिफिक ओशन ही कहलाता है। अब इस पैसिफिक ओशन में क्योंकि वर्ल्ड मैप है तो छोटी छोटी चीज़ें इसमें नज़र नहीं आती है, इतनी जितना जूम करेंगे उतना नज़र आएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये आइलैंड्स हैं। तो यही सारे आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया, साथ में ऑस्ट्रेलिया भी हम काउंट करेंगे, ये सभी आइलैंड मिलके ये पैसिफिक जो फोरम है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। और इनका मेन पर्पस क्या है कि ये जो पैसिफिक ओशन है यहाँ पर डेवलपमेंट हो, यहाँ पर आपका क्या हो, पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, उसके लिए ये काम करते हैं। तो ये मीटिंग अभी रिसेंटली हल्ड हुई थी टोंगा आइलैंड में। टोंगा आइलैंड भी आपका पैसिफिक ओशन में ही यहाँ पे नजर आएगा। टोंगा आइलैंड एक और चीज़ के लिए फेमस है क्योंकि टोंगा आइलैंड में कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी वोल्केनिक इरप्शन हुई थी जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी टाइम तक बादल जो थे वो ब्लैक थे, मतलब उनके अंदर एशिस थी, वोल्केनिक ऐश जो थी उसमें थी। तो इस वजह से भी ये टोंगा आइलैंड फेमस रहा था। खैर PIF की अगर मैं बात करूं, ये नवंबर 1971 के अंदर फाउंड हुई थी। ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर मेजर प्लेयर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि बड़ी कंट्री एक ऑस्ट्रेलिया ही है, बाकी सब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसमें आपका कुक आइलैंड आ गया, फिजी आ गया, नाउरू आ गया, न्यूजीलैंड आ गया आपका, टोंगा, और उसके बाद वेस्टर्न समोआ सॉरी, और ये सारे इसके जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। इन 1981 द ऑर्गेनाइजेशन रिनेम्ड इट्स इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बॉडी टू दी फोरम सेक्रेटरीट, जो उनकी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वाली बॉडी थी उसको फोरम सेक्रेटरीट का नाम दे दिया गया। खैर जो मेन मुद्दा था वो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि इसके 18 मेंबर्स हैं। कहाँ पर ये काम करती है, पैसिफिक ओशन में काम करती है। मेजरली इसके अंदर आइलैंड्स हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक दो बड़ी कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। किस चीज़ के ऊपर काम करती हैं, रीजनल पीस, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के ऊपर, ओके। नेक्स्ट बात करें बाराका, ये आपका क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है। अब इसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, उन्होंने ये मेजर माइलस्टोन जो है वो अचीव किया है। उन्होंने अभी ये जो बाराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है ये ऑपरेशनल कैटेगरी में, अभी ऑपरेशनल सिचुएशन में ले आए हैं। ऑपरेशनल इन द सेंस कि अब ये वर्क कर रहा है, कंप्लीटली डेवलप्ड हो चुका है।
इम्पोर्टेंट कैसे हैं? इम्पोर्टेंट ये ऐसे हैं क्योंकि ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ये फर्स्ट फैसिलिटी है कहाँ पर? अरब वर्ल्ड के अंदर। अरब वर्ल्ड बोले तो मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज दैट कंप्राइज द अरब वर्ल्ड, ठीक है। यूएई हो गया, दुबई, सॉरी यूएई हो गया आपका, बाकी साथ की जो दूसरी यमन, ओमान, ये सारी सऊदी अरेबिया कंट्रीज होगी, ये आपकी इन सब कंट्रीज का मिलके अरब वर्ल्ड बनता है। अब देखिए होता क्या है कि ये अरब वर्ल्ड के अंदर ऐसा बनने वाला ये पहला एक प्लांट है। इसकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो कितनी है? 1400 मेगावाट जो बिजली है ये वो पैदा करेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? 4 न्यूक्लियर रिएक्टर देखने को मिलेंगे। पिक्चर की बात करें तो ये आपका वो है न्यूक्लियर प्लांट है। यहाँ पे 4 रिएक्टर आपको नजर आ रहे हैं। तो ये 4 रिएक्टर हैं जो कि क्या करेंगे? 1400 मेगावाट की जो बिजली है वो पैदा करेंगे। एंड इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द आपका किसका? यूएई के लिए, क्योंकि जो प्रेजेंट सिनेरियो है वहाँ पे कार्बन एमिशन ज़्यादा है क्योंकि कोयले से बिजली बनाई जाती है। बट न्यूक्लियर रिएक्टर बनने की वजह से जो यूएई है वहाँ की लगभग 28% जो बिजली की कंजम्पशन है वो आपकी इस न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू होएगी। तो ऑब्वियसली 28% जो क्या है कम कोयला जलाना पड़ेगा पहले से, तो कार्बन एमिशन कम होगा और इट इज़ गुड फॉर द ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छी बात है। बात करें बराकान न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट की बारे में तो ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है? अल दाफरा जगह है जहाँ पे लोकेटेड है। इट इज़ फ्रॉम 53 किलोमीटर फ्रॉम दी रुवैस इन दी एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी। अबू धाबी से लगभग इतनी दूर आपको ये नज़र आ जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है ना क्योंकि अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में उठा के देखेंगे ना तो आप एक कंट्री के बारे में जानेंगे, ईरान के बारे में। ईरान एक ऐसी कंट्री है, ये भी आपको मिडल ईस्ट की तरफ ही नज़र आ जाएगी। ईरान में खास बात क्या है ना कि ईरान के लगभग 2015 से लेके 2020 के बीच में 5 जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो असैसिनेट हो चुके हैं या फिर उनका मर्डर हो चुका है, कुछ भी रीज़न लगा लीजिए। तो ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसको यूएस क्या मानता है ना, एक थ्रेट की तरह मान के चलता है। एंड द रीजंस की किस वजह से उनके असैसिनेशन हुआ या मर्डर हुआ कुछ भी तो वो नहीं पता किसने किया या क्या किया, बट कई बार जो है इसके ऊपर इल्ज़ाम जो है वो या तो इजराइल या फिर यूएस का नाम लगाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ईरान है ना उसे थ्रेट की तरह देखा जाता है। तो वो यूएस या फिर इजराइल जो है वो नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास उनका खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर हो या न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसकी फॉर्मेशन कर सके या कुछ भी इस तरह का, ठीक है। तो ये जो चीज़ हुई है ना ये एक बहुत ही बड़ी मेजर डेवलपमेंट है क्योंकि यूएई जो है इट इज़ द क्या है, ये प्रो अमेरिका है, ठीक है। तो प्रो अमेरिका होने की वजह से ये डेवलप कर पाए एंड इट इज़ एंटी अमेरिका या फिर अमेरिका के अपोजिट है, तो ईरान ये नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ये एक चीज़ समझने वाली है, आपको नाम याद रखना है। बाराकान न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ पर होगा? ये आपका यूएई के अंदर है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अरब वर्ल्ड में ये पहला है। और इसकी लोकेशन की अगर बात करें एग्जैक्ट जहाँ पर दिख रहा है ये, तो अल दाफरा जो है इसकी लोकेशन है। ओके, तो ये चीज़ें थी जो इस करंट अफेयर के अंदर इंपॉर्टेंट थी। आगे अगर मैं बात करूँ तो हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा बात करें तो ये हमारा कोर्स है, एज आई मेंशन अर्लियर, 4999 में ये कोर्स है। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप लोग जानते होंगे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होंगे आपके, मंथ वाइज करंट अफेयर है, टॉपिक वाइज आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, पीडीएफ हैं, टेस्ट सीरीज, ये सारा कुछ आपको 4999 में अभी पीडीएफ की तरफ से दिया जा रहा है। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे ना, डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको अगर आप किसी भी और दूसरे एग्जाम की या फिर एसएससी के एग्जाम का कंप्लीट सेक्शन जो है वो देखना चाहते हैं तो अभी पीडिया के नाम से हमारी जो वेबसाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे मैंने आपको मेंशन किया है, यहाँ abipedia.abhimanyu.com के नाम से ये वेबसाइट है।
यहाँ पर आप चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे और नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का एक आपको पोर्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल सब मिल जाएगा। सीजीएल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे वेबसाइट कम्प्लीटली आपको दिखाएगी कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल है, जिसमें वीडियो कोर्सेज़, टेस्ट कोर्सेज़, अभी पीडिया छोटे कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। आप छोटे कोर्सेज़ में अगर इस सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे कोर्सेज़ मिल जाएंगे, जैसे मैंने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसके अलावा बात करें इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, ये सारे छोटे छोटे कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे वेबसाइट पे। तो आप इनमें से किसी भी कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे, और इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर की वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले मिलती रहे। तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।